हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज एनालिसिस ऑफ द हिंदू। आज का जो दोनों हेडलाइन है ये रिलेटेड है कि गवर्नर ऑल्टर्ड पॉलिसी एड्रेस, तमिलनाडु गवर्नर रिफ्यूजेस टू रीड कस्टमरी एड्रेस। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 176 पढ़ते हैं। ये 176 गवर्नर के लिए है और आर्टिकल 87 प्रेसिडेंट के लिए है। दोनों का सेम चीज़ है, कंटेंट सेम है कि एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच जनरल इलेक्शन, एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन, मतलब हर जो जनरल इलेक्शन के बाद जो भी सेशन होगा हाउस का, लेजिस्लेटिव असेंबली का, एंड एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर, मतलब हर साल का जो पहला सेशन होगा, जो मतलब इंडियन सिस्टम में, पार्लियामेंट्री सिस्टम में यूजुअली बजट सेशन होता है। द गवर्नर शैल एड्रेस द लेजिस्लेटिव असेंबली और इन द केस ऑफ स्टेट हैविंग लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब 6 स्टेट्स हैं, बोथ हाउसेज असेंबल टुगेदर एंड इन्फॉर्म द लेजिस्लेचर ऑफ द कॉजेज ऑफ इट समन्स। मतलब जो गवर्नर है वो या तो अगर केवल लेजिस्लेटिव असेंबली है तो केवल उसको, अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो दोनों को ज्वाइंट सेटिंग को, हर जनरल इलेक्शन के बाद पहला सिटिंग में और हर साल का पहला सेशन का पहला सिटिंग में वो एड्रेस करेंगे। और सेम चीज़ राष्ट्रपति के लिए है कि वो पार्लियामेंट में करते हैं, जिसमें पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा के लोग साथ में बैठ के सुनते हैं, फिर उस पर मोशन ऑफ थैंक्स आता है, फिर उस पर वोटिंग होता है। तो ये चीज़ इनके डिस्क्रिशन में नहीं है, ठीक है। ये जो मैटर है, ये जो इनका स्पीच देने का, अब ये क्या किए, ये जो केरला के सीएम है, ये इन्होंने उसका जो टेक्स्ट दिया है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनको लिख के देता है कि आपको बोलना क्या है, इन्होंने वो टेक्स्ट ही ऑल्टर कर दिया, कुछ और ही बोलने लगे। ये तमिलनाडु के गवर्नर वहाँ गए, फिर वो रिफ्यूज ही कर दिया कि हम बोलेंगे ही नहीं। ये पहले भी कर चुके हैं, पहला बार इनका ये एक्ट नहीं है, ये मतलब एकदम अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है, और ये बिल्कुल गवर्नर का जो पोस्ट है, जो भी गवर्नर के पोस्ट पे बैठते हैं उनके लिए ये ठीक नहीं है ये सब काम। लेकिन अब इनको कौन, ये पीस टॉक में भी थे, ये R N रवि, नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ से इनको जो पीस टॉक हो रहा था उनसे यहाँ बोले कि इनको हटाओ, तब हम लोग पीस टॉक करेंगे, तब इनको तमिलनाडु का गवर्नर बनाया। ये मुंबई में मेयर को लेके लफड़ा चल रहा है, कौन बनेगा, शिवसेना वाला बनेगा कि भाजपा वाला बनेगा। MP में पैनल बनाया है, इंदौर वाला जो घटना हुआ था पानी को लेके, उसके ऊपर। फिर यहाँ पे एडिटोरियल ये SIR के ऊपर है, इसको आप लोग पढ़ लेना, हम डिस्कस नहीं कर रहे। ब्रीजिंग द गल्फ, इंडिया मस्ट ट्रेड कॉशियसली एज इट नेगोशिएट्स डिफेंस टाइज विद गल्फ नेशंस। इसको हम लोग कल बहुत ज़्यादा डिस्कस किए हैं पूरा यमन को लेके, UAE को लेके और सऊदी अरब को लेके। सऊदी अरब और पाकिस्तान में डिफेंस वो हुआ है, टाई हुआ है, तो UAE इंडिया का साथ चाह रहा है। और ये दोनों क्यों झगड़ रहे हैं, तो येमेन को लेके, पहले दोनों साथ में लड़ रहे थे येमेन में, उसके बाद फिर सऊदी अरब जो बैक्ड गवर्नमेंट है उसके खिलाफ लड़ने लगा, UAE STC सदर्न ट्रांजिशन काउंसिल को सपोर्ट करने लगा। उसके बाद एक हाउती है जो ईरान जिसको सपोर्ट कर रहा है, तो ये पूरा मिक्सअप है, उसमें सब चाह रहे हैं कि इंडिया भी कुछ इन्वॉल्व हो जाए। तो वही है इस आर्टिकल में कि भाई इंडिया इन्वॉल्व ना हो, यही बेहतर है। ये वाला डोनरो डॉक्ट्राइन, बेसिकली डोनरो डॉक्ट्राइन क्या है, तो मोनरो डॉक्ट्राइन था, इस पे भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले कि जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है उसमें US सुप्रीम होगा, उसी का इन्फ्लुएंस रहेगा। तो अब डोनाल्ड ट्रंप आ गया तो उसको बना दिया डोनरो डॉक्ट्राइन। उसमें फिर ये दिया हुआ है क्या क्या किया है वेनेजुएला में, और क्यूबा को धमका रहा है, कोलंबिया को धमका रहा है, और ग्रीनलैंड के ऊपर क्या कर रहा है। फिर एक नेशनल स्ट्रेटेजी ये स्टेटमेंट लाया था, उसमें क्या लिखा हुआ है, ये सब ढेर सारा दिया हुआ है। उसके बाद अलग अलग चीज़ को उतना US का मेंशन किया हुआ है, उसके बाद फिर मेंशन किया हुआ है वेस्ट एशिया में क्या हो रहा है, चाइना क्या कर रहा है, और अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है। ये असीम मुनीर कैसे पाकिस्तान जो पोस्टर बॉय बन गया है US का। फिर चाइना में क्या हो रहा है, चाइना क्या कर रहा है, और फिर लास्ट में जाकर के दिया हुआ है कि इंडिया को नोट्स फॉर न्यू दिल्ली, की न्यू दिल्ली को क्या करना चाहिए। तो बस ये इसको आप लोग पढ़ना, ये IR के लिए बढ़िया आर्टिकल है। EV बूम इज एक्सेलरेटिंग अ कॉपर क्रंच, बस यही सिंपल सा बात है कि EV बढ़ रहा है तो कॉपर का जो मतलब सप्लाई है वो घट रहा है, बस यही बात है। यहाँ पे एक दिया है एनहांसिंग चाइना इंडिया यूथ टाइज, ये ऐसे ही दिया हुआ है, आप लोग इसको देख लेना। अगर मेंस में क्वेश्चन आएगा तो ये आपको वे फॉरवर्ड में काम आएगा कि हाँ हम लोग इन्हांस कर सकते हैं यूथ टाइज को, थ्रू स्पोर्ट्स हो गया, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम हो गया, ये सब हो गया। उसके बाद द इंपॉर्टेंस ऑफ पैक्सिलिका, पैक्सिलिका हम लोग देखे थे उस दिन कि इट इज़ ए मतलब इनिशिएटिव है, स्ट्रेटजिक इनिशिएटिव टू बिल्ड अ सिक्योर रेजिलियंट एंड इनोवेशन ड्रिवन सिलिकॉन सप्लाई चेन। इंडिया वॉज एक्सक्लूडेड फ्रॉम इनाग्रल पैक सिलिका समिट इन 2025, 12 दिसंबर को हुआ था, उसमें इंडिया को नहीं था। अब वहाँ के जो एम्बेसडर आए हैं वो बोले हैं कि भाई हम लोग इंडिया को इन्वाइट करेंगे।
फिर यूजेज ऑफ सिलिका क्या है, सेमीकंडक्टर में यूज होता है सबसे ज़्यादा, सोलर सेल्स और लेज़र एंड ऑप्टिक्स में, ऑप्टिकल फाइबर केबल में होता है, हाई स्पीड इंटरनेट के लिए। तो ये अभी देखिए बोला है इंडिया को इनवाइट करेगा, हो सकता है कि पैक्स सॉरी सिलिका से एक दो पॉइंट देके यूपीएससी पूछ दे। तो उसका जो बेसिक्स है आपको ये याद रहना चाहिए कि सिलिकॉन के लिए है, इंडिया फिलहाल उसका मेंबर नहीं है, उसमें यूएस है और ढेर सारा मेंबर दिया हुआ है जी, जैसे कोरिया दिया हुआ है, जापान दिया हुआ है, जो भी उसके एलाइज हैं उनका वो उसके मेंबर्स हैं। बस याद रखिएगा कि इंडिया नहीं है, और ध्यान दीजिएगा कब इंडिया बनेगा, क्योंकि यूपीएससी एक बार पूछा था, क्रिटिकल मिनरल ऐसा सिक्योरिटी पार्टनरशिप था, उसमें इंडिया उस समय मेंबर नहीं था, बाद में बना था, तो 2025 में सवाल पूछा था। फिर हाउ यूजेबिलिटी कैन लीड टू सस्टेनेबल कॉस्ट इफेक्टिव एक्सेस टू स्पेस। अब देखिए हम लोग बात कर चुके हैं कि जो भी रॉकेट होता है जो सैटेलाइट को स्पेस में लेके जाता है, उसका ढेर सारा स्टेजेस होता है, फर्स्ट स्टेज होगा, सेकंड स्टेज होगा, जैसे पीएसएलवी में फर्स्ट स्टेज सॉलिड लिक्विड होता है, फिर जो जीएसएलवी है या एलवीएम मार्क 3 है उसमें 3 स्टेज है, सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक। तो उसमें ये लोग बोल रहे हैं कि भाई अगर हम लोग रीयूज़ कर सके उसको, क्योंकि क्या होता है कि आपको हर बार नया रॉकेट जब बनता है, हर मिशन के लिए आपको नया रॉकेट बनाना पड़ता है, तो वो उनके लिए मतलब वो बहुत महंगा पड़ता है और एनवायरनमेंट के लिए वो सही नहीं है, क्योंकि आपको ढेर सारा रॉ मटेरियल का ज़रूरत पड़ता है और वो एनवायरनमेंट को नुकसान करता है। तो इसमें जो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स है उसमें जो सबसे अभी टॉप पे चल रहा है वो है स्पेस एक्स का फैल्कन 9। ये 2 स्टेज रॉकेट है और इसका जो फर्स्ट स्टेज है वो उसका वर्टिकल डिसेंट होता है अपने पोर्ट में। उसमें आप यूट्यूब पे सर्च करना फैल्कन 9 रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, वो आपको मिल जाएगा। इसरोज RLV-TD, ये इसरो अभी एक्सपेरिमेंट कर रहा है। उसके बाद नासा का स्पेस शटल है और स्टारशिप अभी डेवलप हो रहा है स्पेस एक्स का। हम लोगों को इसमें समझना है इसरो का रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर, ये इंपॉर्टेंट है। और इसका जो एम है वो क्या है कि डेवलप एसेंशियल टेक्नोलॉजीज फॉर अ फुल्ली रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टू इनेबल लो कॉस्ट एक्सेस टू स्पेस। फुल्ली रीयूजेबल हम लोग बना रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक स्टेज को रीयूज करेंगे, हम लोग फुल्ली रीयूजेबल बनाएंगे और उसको देखेंगे कि आगे कि 2 स्टेज वाला हम लोग रॉकेट बनाएंगे। इट इज़ यूज एज अ टेस्ट बेड फॉर हाइपरसोनिक फ्लाइट, मतलब जो मार्क 5 से ज़्यादा अगर स्पीड है तो उसको हाइपरसोनिक बोलते हैं। ऑटोनोमस लैंडिंग, मतलब उसको बिना किसी मतलब ऑटोनोमस कोई कंट्रोल नहीं कर रहा, खुद ही आ जाएगा। पावर्ड क्रूज फ्लाइट मतलब वो कंट्रोल हो सकता है। In future, it will be scaled up to become the first stage of India's reusable 2-stage orbital launch vehicle। ये देखिए ये 2 स्टेज कहाँ से आ गया, इंडिया के पास तो 4 स्टेज और 3 स्टेज है, तो भाई बनाएंगे नया रॉकेट उसको 2 स्टेज रखेंगे और उसका जो फर्स्ट स्टेज हमारा रहेगा वो रीयूजेबल रहेगा। इसमें फिर 2 एक्सपेरिमेंट हुआ। पहला एक्सपेरिमेंट का नाम था हाइपरसोनिक फ्लाइट एक्सपेरिमेंट हेक्स मिशन। उसमें क्या किया, जो RLV-TD था उसको एक HS-9 सॉलिड रॉकेट बूस्टर पे उसको माउंट कर दिया और उसके बाद वो बूस्टर को छोड़ दिया हवा में, और वो रॉकेट वो जो RLV-TD था उसको लेकर के 56 किलोमीटर ऊपर लेके गया। 56 किलोमीटर मतलब लगभग वो एटमॉस्फेयर के बाहर ऑलमोस्ट। उसके बाद फिर जो बूस्टर था वो सेपरेट हो गया। फिर जो RLV-TD है वो और बढ़ते गया और ऊपर गया और ऊपर गया, वो लगभग 65 किलोमीटर्स वो अबव सी लेवल गया और वहाँ से फिर वो री एंटर करने लगा एटमॉस्फेयर को। तो जब वहाँ से गिरा तो वो हाइपरसोनिक स्पीड पे आया, इसीलिए उसको बोला हाइपरसोनिक स्पीड एक्सपेरिमेंट, फ्लाइट एक्सपेरिमेंट। तो उसके बाद फिर वो बे ऑफ बंगाल में स्प्लैश डाउन कर गया। तो इसका ये देखिए ये एक इमेज है, ये देखिए क्या होता है इसमें। इसमें क्या है कि ये हमारा जो है, अगर यहाँ पे आप देखिएगा एसेंट फेज में, ये वाला जो ऊपर का जो पोर्शन है ये हमारा RLV-TD है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर, और ये वाला जो है वो HS-9 सॉलिड रॉकेट बूस्टर है। तो ये अपना जा रहा है, दोनों साथ में जा रहा है। यहाँ पे जाकर के दोनों देखिए, यहाँ पे दोनों अलग अलग हो गया, और उसके बाद ये जो HS-9 है ये अपना इधर से नीचे गिर गया, और ये जो है RLV-TD वो अपना और बढ़ते गया यहाँ तक आया। यहाँ पे 70 किलोमीटर लिखा हुआ है, 65-70 किलोमीटर ही होगा। उसके बाद फिर ये आया हाइपरसोनिक स्पीड से ऐसे करते बे ऑफ बंगाल में स्प्लैश डाउन हो गया। तो ये एक्सपेरिमेंट पूरा हो गया, सक्सेसफुल था ये एक्सपेरिमेंट। दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या किया ये लोग,
ऑटोनोमस लैंडिंग मतलब उसको कोई कंट्रोल नहीं करेगा, वो खुद से लैंड करेगा। तो एक चिनूक हेलीकॉप्टर जो इंडियन एयरफोर्स या आर्मी यूज़ करता है, उसमें इसको ऐसे लटका दिया नीचे, और फिर इसको 4.5 किलोमीटर ऊपर लेके गए और उसको छोड़ दिया। फिर वो जो RLV-TD था, वो अपना इंटीग्रेटेड नेविगेशन गाइडेंस कंट्रोल सिस्टम, ये सब के थ्रू, इंटीग्रेटेड नेविगेशन गाइडेंस कंट्रोल सिस्टम के थ्रू वो एक रनवे बना हुआ था, उस पर वो लैंड किया जैसे प्लेन लैंड करता है। ये देखिए इसमें क्या हुआ, ये है ये वाला एक्सपेरिमेंट। ये देखिए यहाँ से ये हेलीकॉप्टर यहाँ से ये लेकर के उड़ा, ये लेकर के उड़ा इसको, और यहाँ पर ले जा करके इसको ऐसे करके इसको ड्रॉप कर दिया यहाँ पे। अब ये ऐसे गिरते 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 ये रनवे बना हुआ है, और इसमें व्हील्स चक्का लगा हुआ था नीचे, ये देखिए यहाँ पे चक्का लगा हुआ है। ये ऐसे गिरते गिरते यहाँ पे जैसे एक प्लेन लैंड होता है ऐसे करके, वैसे ये लॉन्च हुआ, मतलब ये ऐसे रनवे पे गिरा, और इसका पैराशूट खुला और फिर ये रुक गया। इसका भी अगर आप देखिएगा, आप इसरो RLV-TD सॉरी, आप सर्च करिएगा तो आपको मिल जाएगा, ये इसका भी बहुत अच्छा वीडियो है, दोनों का, वो इसरो वाले का भी, ये फैल्कन 9 वाले का भी, और इसका भी आप लोग देख सकते हैं वीडियो। फिर उसके बाद देखते हैं आगे न्यूज़। SIR, अभी तो SIR ही चल रहा है। बंगाल में BDO ऑफिस का वैंडलाइज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट टू एग्जामिन क्वेरी बाय तमिलनाडु केरला ऑन वेदर ED इज ए जुरिस्टिक पर्सन। ये क्या होता है? अब देखिए जो ED था ना, ED फाइलिंग ए रिट पिटीशन अंडर आर्टिकल 226। अब रिट पिटीशन कौन फाइल करेगा? जो उसका जिसका लीगल वो एग्जिस्टेंस है, जैसे हम कर सकते हैं, आप लोग कर सकते हो, कोई कंपनी कर सकता है, लेकिन ED है क्या? वो ED भी कोई जुरिस्टिक पर्सन है क्या? ये एक क्वेश्चन है। क्या वो अपना जा सकता है कि मेरा राइट वायलेट हो रहा है? मतलब ठीक है, वो जाएगा कि हाँ कोई अगर FIR हो गया है, कोई केस चल रहा है, तो वो जाएगा, कोर्ट बुलाएगा या वो केस करेगा तो कोर्ट जाएगा, वो कोर्ट में अपील करेगा एज अ बॉडी, एज ए स्टैट्यूटरी है जो भी बॉडी है, वो उस तरह से वो अपील कर सकता है। लेकिन एज अ जुरिस्टिक पर्सन वो जा सकता है कि मेरा राइट वायलेट हो रहा है। तो ये क्वेश्चन है, अभी सुप्रीम कोर्ट उसको एग्जामिन करेगा, जब एग्जामिन करेगा तब हम लोग उसको फिर देखते हैं, फॉलो करते हैं। बंगाल विल रेजिस्ट मूव्स दैट मेक वोटिंग, ये अलग ही है। रोड एक्सीडेंट में वायलेंस हो गया। इंडिया विदड्रॉज फैमिलीज फ्रॉम बांग्लादेश। इंडिया बांग्लादेश पे अगर आप लोगों को देखिए, इंपॉर्टेंट है, इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नोट से मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, उसमें थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा, कहीं स्क्रॉल करिएगा, आपको मिल जाएगा इंडिया बांग्लादेश। एनवॉइस टू अटेंड इवेंट बाय फिशरीज मिनिस्टर, क्योंकि फिशरीज को हम लोग एक्सपो, मतलब वो चाह रहे हैं कि एक्सपैंड हो जाए, तो उसके लिए। फिर ये नितिन नबीन, ये सब पॉलिटिकल न्यूज़ है। समनिंग ऑफ जर्नलिस्ट, कांग्रेस स्लैम्स मोदी, एक्टिविस्ट आर सुप्रीम कोर्ट टू ट्रीट हेट स्पीच एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल टॉट। अब ये क्या है? मतलब यूजुअली क्या होता है कि जो हेट स्पीच का जो भी इंसिडेंट होता है, उसको उस पर एक धारा लगा देता है IPC का या BNS का अब तो, और उसको उस पर केस चलने लगता है। लेकिन यहाँ देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल टॉट का मीनिंग दिया हुआ है कि अ कॉन्स्टिट्यूशनल टॉट इज अ जुडिशियल रेमेडी through which the state can be held vicariously liable for the actions of its agents when they violate constitutional guarantees। मतलब ये स्टेट पे एक लाइबिलिटी डाल देगा। तो अभी ये हुआ नहीं है, लेकिन इसमें हम लोग देख सकते हैं कि हेट स्पीच क्या होता है। देखिए हेट स्पीच जो है ना, वो अगर आप लोग मतलब जो 267th रिपोर्ट है, लॉ कमीशन बनता है वो जो भी लीगल रिफॉर्म के लिए, तो उसका एक 267th रिपोर्ट है, उसमें वो डिफाइन करता है कि हेट स्पीच मीन्स वर्ड्स और एक्शंस मेंट टू स्टीर हेट्रेड अगेंस्ट ग्रुप्स बेस्ड ऑन रेस, एथनिसिटी, जेंडर, रिलीजन एट्सेट्रा, और इट इंक्लूड्स स्पोकन और रिटन वर्ड्स। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बोला तो ही, लिख के साइंस भी हो या विजुअल्स हो, आप वीडियो बना के डाल दो यूट्यूब पे, शॉर्ट्स बना के डाल दो, रील बना के डाल दो इंस्टा पे, सब उसमें हेट क्राइम में, हेट स्पीच में वो आ जाएगा हेट। तो लेकिन मुद्दा मेन जो है वो ये होना चाहिए कि वो वायलेंस को प्रोवोक करने के लिए होना चाहिए और एक दूसरे के हेट्रेट के लिए होना चाहिए।
अब इसमें जो आपको इंपॉर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन याद रखना है वो है 19(1)(a). आर्टिकल 19 बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड सर्टेन फ्रीडम्स का। उसमें आर्टिकल 1(a) जो है वो आर्टिकल 1 जो है 6 फ्रीडम्स देता है और ए जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। लेकिन आर्टिकल 19 का जो सेकंड प्रोविजन है वो बोलता है कि जो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसमें हम लोग रीजनेबल लिमिटेशंस लगा सकते हैं, जैसे सॉवरेंटी ऑफ इंडिया हो गया, पब्लिक ऑर्डर हो गया, मोरालिटी हो गया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया। तो ये आप लोग याद रखिएगा, आर्टिकल 19(1)(a) और आर्टिकल 19(2). उसके बाद बीएनएस में सेक्शन 196 है, वो पिनलाइज करता है फॉर प्रोमोटिंग एनमिटी बिटवीन ग्रुप्स बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, लैंग्वेज एटसेट्रा। लेकिन वो हेट स्पीच से रिलेटेड नहीं, वो इन जनरल है कि आप फॉर एग्जांपल जो होता है कि किसी रिलीजियस प्लेस को डेसिक्रेट कर देना, तो वो भी इसी में आएगा। 2022 का एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, शाहीन अब्दुल्ला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या बोला कि देयर इज अ राइजिंग क्लाइमेट ऑफ हेट and directed the police to take suo motu action without waiting for formal complaints। मतलब अगर कहीं ऐसा इंसिडेंट होता है तो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है भाई पुलिस वेट ना करे कि कोई आके एफआईआर कराए या कंप्लेंट करे, आप लोग अपने भी एक्शन लीजिए सामने से। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, ये वाला जो जजमेंट है ना शाहीन अब्दुल्ला, ये कहीं भी आप यूज़ कर सकते हो। हेट स्पीच, हेट क्राइम कहीं भी आता है। और हेट स्पीच का आप देखिए, ध्यान दीजिएगा कि उसका जो एथिकल और मोरल इश्यूज है ना, वो भी उस पर भी आप लोग थोड़ा ऐसा सोच लीजिएगा, क्योंकि वो पेपर 4 में भी आ सकता है। यूपीएससी को आदत है ऐसा पॉलिटिकल क्वेश्चन को पेपर 4 में पूछ देने का, उसके बाद लोग सोचते रह जाते हैं। उसके बाद है अब ये डॉग बाइट वाला जो चल रहा था, तो सीरियस अबाउट होल्डिंग डॉग फीडर्स, कुछ होते हैं ना जो कुत्तों को खाना खिलाते हैं, बोल रहे हैं उनको हम लोग लायबल कर देंगे, एक्स सीएपीएफ ऑफिशियल्स। ये बेसिकली है क्या कि सुप्रीम कोर्ट बोला था एक बहुत दिन पहले कि जो सीएपीएफ होते हैं उनके यूजुअली जो हेड होते हैं वो डीजी होते हैं, और आईपीएस होते हैं, और जो आईजी और एडीजी और ये सब होते हैं वो लोग भी आईपीएस होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट बोला था कि भाई जो वो कैडर के लोग हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सीआईएसएफ के हैं, तो सीआईएसएफ वालों को आगे बढ़ाओ, आईपीएस को कम करो। तो उसी में ये कम नहीं कर रहे हैं, इसी में कुछ लोग चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट। इंडिगो कंटिन्यूज 10%, डीजीसीए डायरेक्ट्स एयरलाइन ऑपरेटर्स टू अपॉइंट अ चीफ। ये वाला देखिए, कांग्रेस मेंशन किया आर्टिकल 15 सेक्शन 5 का, तो उसको बस हम देख लेते हैं एक बार कि है क्या ये। आर्टिकल 15 है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इसमें क्या बोलता है, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them। अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, सुप्रीम को ये कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है ओनली ग्राउंड्स, ओनली मतलब ये 1 2 3 4 5 ग्राउंड्स के अलावा आप डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो, लेकिन ये 5 में डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। और कौन नहीं करेगा, तो स्टेट नहीं करेगा। उसके बाद 15 का जो ये 5 का बात कर रहे हैं जयराम रमेश, वो बोलता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन सब क्लॉज जी ऑफ क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 19, मतलब जिसमें फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन वाला जो है, तो ये वाला जो है ये डिस्क्रिमिनेशन वाले को हटा दीजिए, और ये जो फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन वाला है उसको भी हटा दीजिए। शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन बाय लॉ for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the SCs, STs insofar as such special provisions relate to their admissions to educational institutions including private educational institutions whether aided or unaided by the state। मतलब कि बोल रहे हैं कि जो भी अनएडेड या एडेड वो है उसमें प्राइवेट हो चाहे अनएडेड हो, स्टेट का हो, उसमें ये रिजर्वेशन दे सकता है। और ये टर्म आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये जो है ना सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, जिसको हम लोग मतलब डेली टर्म में ओबीसी बोलते हैं, उसको ओबीसी कहीं मेंशन नहीं है इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में, उनको ये बोलता है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। और वो करेगा कैसे, तो थ्रू वो करेगा कैसे, फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजंस बाय लॉ, मतलब वो लॉ बनाएगा। ऐसा नहीं है कि आप एग्जीक्यूटिव एक्शन से कर दो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बैठ गया और बोला कि भाई हम कर रहे हैं, नहीं,
आप पार्लियामेंट में जाओगे या स्टेट लेजिस्लेचर में जाओगे। उसमें एक एक्सेप्शन दिया हुआ है कि जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं आर्टिकल 30 के अंडर, उसमें आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते हो। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या बोले, और तो कुछ मेरे को आज काम का नहीं लगा। ये यूएस गवर्नमेंट ऑफिशियल्स विजिट इंडिया रेगुलरली। पता नहीं यूएस कुछ कर रहा है, ये लोग कुछ कर रहे हैं, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है। निफ्टी टाइम अभी मोदी जी को मतलब इंडिया को इनवाइट किया गया है, वो गाजा का जो पीस बोर्ड ऑफ पीस बना है उसमें इनवाइट किया है। तो इंडिया को थोड़ा रखना चाहिए कि भाई मेरे को चाहते हो। और उसमें ये भी है कि अगर आप कितना तो बिलियन डॉलर्स आपको देना पड़ेगा अगर आप 3 साल के बाद रहना चाहते हो, पहले साल में ही। 3 साल के बाद ये ट्रम्प रिटायर हो जाएगा, पता नहीं कि बस फर्जीवाड़ा है सब। आई एम हियर टू काम द वाटर्स, ये स्पीकर आए हैं जॉनसन, इनको वहाँ काम करना चाहिए, ट्रम्प को तो यूके जा रहे हैं। ये देखिए, ट्रम्प स्लैम्स यूके's मूव टू हैंड ओवर चागोस आइलैंड। चागोस आइलैंड जो है ना वो इंडियन ओशन में एक वो है, आर्चिपेलागो है। आर्चिपेलागो मतलब छोटे छोटे आइलैंड्स का एक ग्रुप है। वो कॉलोनी था ब्रिटेन का, तो वो लेकिन था अभी अभी भी ब्रिटेन का ही था। मॉरिशस इंडिपेंडेंट हुआ लेकिन वो यूके के ही पास था। तो चागोस आइलैंड में एक जगह है डिएगो गार्सिया, वहाँ पे यूएस का नेवल बेस है। अब ये जो है ये बोल रहे हैं यूके जो है वो, क्या एग्रीमेंट इन लोगों में हुआ कि चागोस आइलैंड दे देंगे लेकिन 99 ईयर लीज पे हम लोग डिएगो गार्सिया ले लेंगे। तो ये हो रहा है। तो ट्रम्प उसको मतलब बोल रहा है, इसमें बहुत अनडिग्निफाइड लैंग्वेज यूज किया है। यहाँ पे लिखा हुआ है द यूके गिविंग अवे एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट लैंड इन एन इज एन एक्ट ऑफ ग्रेट स्टुपिडिटी एंड इज अनदर इन अ वेरी लॉन्ग लाइन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी रीजंस वाई ग्रीनलैंड हैज टू बी एक्वायर्ड। मतलब इसको क्या ही बोले, राष्ट्रपति है। तो ये देखिए यहाँ पे आप मैप देख लीजिए एक बार। ये चागोस आइलैंड है, ये इंडिया हो गया, यहाँ पे इंडिया हो गया, यहाँ श्रीलंका हो गया, यहाँ मालदीव्स हो गया, थोड़ा सा इंडिया से साउथ में, यहाँ कहीं पे हम लोग का वो होगा लक्षद्वीप होगा। यहाँ पे है चागोस आर्चिपेलागो और यहाँ पे है मॉरिशस, और यहाँ एकदम इधर यहाँ पे है डिएगो गार्सिया। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। सिंपल सा सवाल भी हो, डिएगो गार्सिया कहाँ है, ये भी पूछ सकता है यूपीएससी। तो विद थ्रेट्स टू टेक ओवर ग्रीनलैंड ट्रम्प टर्न्स नेटो अगेंस्ट नेटो, ये तो अभी चल रहा है। फिर एक साइंस में ये आया है कि वाई ओनली फीमेल डार्विन्स बार्क स्पाइडर्स वीव द टफेस्ट वेब्स। अब ये जो बोल रहे हैं ना कि ये जो डार्विन बार्क स्पाइडर है, ये एक ऐसा वो उसका मतलब जाल ऐसा रहता है इसका, जिसका टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ अबाउट 1.6 गीगा पास्कल्स, अराउंड 3 टाइम्स हायर देन दैट ऑफ आयरन, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। तो अब उसी पे है कि यही जो स्पाइडर है वो क्यों इसको कर सकता है, तो मेरे को नहीं लग रहा उतना कुछ खास है। फिर रीजनल न्यूज़ है, सीईओ ऑफ रियल, ये जो वो रियल स्टेट वाले जो उसका डेथ हो गया था, वो गिर गया था ना। रियल स्टेट क्या बोल रहे हैं, जो प्राइवेट सेक्टर वाले कंपनी में काम करते थे, टेकी लिखता है, तो उनका उसको उनका गाड़ी है। फिर और कुछ नहीं है आज के न्यूज़पेपर में, और कुछ नहीं है। पंजाब कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट मर्डर विटनेस बैन ऑन एंट्री, ये देखिए, ये तो ध्यान ही नहीं किया मैंने। स्टूडेंट हेल्ड फॉर कैरिंग पिस्टल, बाप रे बाप। फिर गवर्नर एड्रेसेस सेंटर्स, ये डीजीपी साहब का एक ऑब्सीन वीडियो आ गया तो इनको सब सस्पेंड किया गया है। 5 अरेस्टेड। अरे ये वुमेन गिग वर्कर्स पे दिया हुआ है। तो आज के लिए बस इतना। एक जो गवर्नर वाला क्वेश्चन था उससे PYQ है कि द गवर्नर मेक्स अ कस्टमरी एड्रेस टू मेंबर्स ऑफ द हाउस एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर, ये वाला सही है। और ये वाला जो है, व्हेन अ लेजिस्लेचर डज नॉट हैव अ रूल ऑन द पर्टिकुलर मैटर इट फॉलोज द रूल, फॉलोज द लोकसभा रूल ऑन दैट मैटर। थोड़ा अटपटा सा वो लग रहा है लेकिन ये बात भी सही है। तो इसका आंसर होगा सी, बोथ 1 और 2। आप लोग वो जा करके देख सकते हो यूट्यूब पे,
फैल्कन 9 का रीयूजेबल स्टेज, और इसरो का जो वो अभी दिखाए थे RLV-TD का, ये दोनों एक्सपेरिमेंट। उसके अलावा आपको अगर कोई डाउट हो तो मेरे को मेल भी कर सकते हो या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। और ये जो भी नोट्स है ये वाला पूरा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। थैंक यू।